नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप लोगों का फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज अलग अलग इशू पर देखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आज का दिन तो आपको प्रधानमंत्री की सुबह आज लग रहा था कि प्रधानमंत्री शायद यूपी में अपनी पहली रैली इसके बाद मतलब जब चुनाव की घोषणा के बाद की पहली रैली बिजनौर में संबोधित करेंगे और पूरी तैयारी भी लग रही थी। फिर बाद में हेलीकॉप्टर के ना उड़ने की वजह से रैली कैंसिल हो गई और प्रधानमंत्री ने फिर वही वर्चुअल रैली की है, क्योंकि लगातार अगर आप देख रहे होंगे कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको लग रहा है कि रैली की बहुत ज़रूरत है। और चूंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उससे जो सामने वाली जनता है और उसका मैसेज उनके साथ जो होता है वो बहुत सारे लोग लेकर चलते हैं और उसका इलेक्शंस पर फर्क पड़ता है। ये बीजेपी के नेताओं का भी मानना है और अपोजिशन के नेता इस बात से खुश होते हैं कि अगर बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी रैली ना करें तो उसका फर्क उनको लगता है कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब उत्तराखंड के दौरे में था तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो मेरे बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये अलग होता है, उन्होंने जब बातचीत में कहा कि अभी हमको प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां देखनी है। वो किस तरह, क्योंकि वो उत्तराखंड में बहुत बदलाव ला सकते हैं, उनकी रैलियों का वो अंदाज होता है। इसी तरह से आप अगर बात करेंगे वहाँ हम लोग इस तरह उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का मसला है। और जो अब पहला फेज, मुझे आप ये समझिए कि कल शाम 5 बजे के बाद प्रचार जो है बंद हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। प्रचार का जो है एक दिन पहले से जैसे रुक जाएगा और उसके बाद फिर जो भी, हालांकि अब नई जो तकनीकी चीज़ें हैं इन्होंने उस प्रचार को, उस बाध्यता को चुनाव आयोग की खत्म कर दिया है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को उस पर देखना भी चाहिए अगर वो वाकई इस बात के लिए गंभीर है कि जहां चुनाव प्रचार रोका जाता है वहां उसकी फिर चर्चा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब आधुनिक माध्यमों में इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, लोग अपना यूट्यूब पर और उस पर तमाम चीज़ों पर देखते रहते हैं। तो आज की रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी से मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि पहले उन्होंने रैली में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई तो वहां भी उन्होंने हमले के लिए बहुत ही उसको देखा, बहुत ही सधे हुए शब्दों के साथ जो हमला किया है। हालांकि मैं इस तरह के शब्दों को बहुत मानता नहीं हूं, हमला किया, लेकिन बहुत सधे हुए शब्दों के साथ अपना मैसेज देने की कोशिश की है। और उसके बाद जब वो संसद में बोले तो मुझे लगता है कि वो एक और मैसेज था। हालांकि जो चुनावी मैदान पर मैसेज था उसमें उत्तर प्रदेश को ही सामने रखना था, लेकिन जब वो कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे सदन में तो लग रहा था कि जैसे उनका कुछ और आगे का प्लान है जो पहले से तैयार हो गया है, ऐसा लगता है। तो ये क्योंकि जिस तरह से ज़्यादातर चीज़ों पर, चूंकि सदन में वही है और आप देख रहे थे बार बार वो किस तरह से उनको बता भी रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू के कोटेशंस को लेकर वो राहुल गांधी की बातचीत को ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का बयान था। खैर इस पर बात करेंगे दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में बात करते हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुष्यंत, चूंकि वहीं के रहने वाले हैं बिजनौर के, और दुष्यंत त्यागी जो हैं, जब भी हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, जब भी हम लोग एक सरकारों के खिलाफ जब तंजिया चाहिए या जो चाहिए तो उसमें उस गजल कार का नाम सबसे ऊपर होता है। उसके शेरों को शायद उसके जो शब्द हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं और वो नाम है दुष्यंत त्यागी। वो बिजनौर के रहने वाले थे और इसीलिए जब उन्होंने उस पर बातचीत की तो मुझे लगता है कि बहुत ही उनके शेर के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी जिसमें बताया कि मुझे मालूम है पानी कहाँ रुका हुआ होगा। तो इस बहुत ही बेहतरीन शेर के साथ, और उन्होंने सीधा बोला कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में कहाँ कहाँ विकास का पानी रुका हुआ होगा। आप देखेंगे कि पूरे जो चुनाव का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव का कलेवर हम देख रहे हैं वो करप्शंस के इशू पर पहुंचता है, वो लॉ एंड ऑर्डर पर पहुंचता है और इसके बीच में उसकी काट के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जातीय और धार्मिक गोलबंदी पर जुटी हुई हैं। ये ज़रूरी लगता है कि जैसे अगर उनको यहाँ बीजेपी को रोकना है तो उनको इसमें सबसे बड़ी ताकत उनको जातीय जो गणित है, जो गठबंधन का है उसको बहुत ही ताकत दिलानी होगी और उनको ऐसा लगता है और उसी के माध्यम से
बीजेपी का ये रथ यहाँ रुक सकता है, क्योंकि अभी पहले 1 और 2 फेज में हम अखिलेश यादव जी के साथ देखेंगे जयंत चौधरी को। उसके बाद चूंकि यहाँ से जैसे ही उनका सफर खत्म हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक लड़ाई भी यहीं खत्म हो जाएगी। वो लोग ये मान भी चुके हैं। ये बड़ा हैरत में डालता है हमको कि एक अच्छे खासे युवा नेता जो अपने आप को एक दायरे में बांध रहे हैं, चूंकि उनको विरासत में वो मिला है, नहीं तो वो अच्छे खासे मुझे लगता है कि एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तो फिलहाल इस चुनाव में चूंकि वो भी जानते हैं उनको अपना वजूद बनाए रखना है, तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, जो राजनीति पे बात करेंगे, ये तो समाचारों की बात होगी। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसमें आज जो सेकंड पार्ट में बात करेंगे वो करेंगे कि इस पूरे चुनाव में जो परिणाम निकलेंगे उससे क्या क्या हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जिस गठबंधन को इस हवा के साथ लिए हुए हैं कि वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से उत्तर प्रदेश की बेदखल कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा? तब क्या ये राजनीति उन दोनों के जो युवा हैं, दोनों, हालांकि बीजेपी भी युवा ही है, 1 साल का ही अंतर है योगी आदित्यनाथ अखिलेश और 2-3 साल का अंतर जयंत चौधरी में। तो लिहाजा इस पूरे प्रदेश की राजनीति इनके तीनों के हम उम्र होने के बावजूद लगता है कि 2024 के लिए पूरी तरह बदल जाएगी। तो वो क्या क्या बदलाव होंगे उन पर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से अपने विचार शेयर करूंगा। तो पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखें या योगी को देखें, वो भी बिजनौर में थे, उन्होंने भी इसी बात पर हल्ला बोला कि बेटियां किस तरह असुरक्षित थी, किस तरह से पलायन हो रहा था। तो पूरे चूंकि चुनाव में अब प्रचार लगभग खत्म हो रहा है, पहले फेज के चुनाव का हो जाएगा, और जो भी आपके शब्द वाण, जो भी तमाम चीज़ें थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की जा सकती थी किसी भी पार्टी की तरफ से, वो सब की गई हैं। आप देखेंगे तो हर तरह से सब ने बताने की कोशिश की। हालांकि जो जयंत चौधरी ने ये जरूर तंज कसा प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के न आने पर कि मौसम साफ है, ये है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही उनके समर्थकों को शायद मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हाथ आ रहा होगा। इससे वो ये एक तंजिया लहजा है और इस समय ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको लेकर बात नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हैं। वो कहते हैं कि भाजपा में जितना बड़ा नेता होगा वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। सबसे ज़्यादा अपराधी भाजपा के प्रत्याशियों में, भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, सपा विकास करती है, और जो तमाम चीज़ें हवाई हैं। अगर आप देखेंगे तो तमाम जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं उसको इतनी बार बोल चुके और आप इसको सुन चुके, लेकिन सवाल है कि वो यही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी इस पूरी चीज़ों को अगर ये झूठ नहीं कहेगी तो वो स्वीकारोक्ति होगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का हर नेता जिस चुनावी कैंपेन पर खड़ा है, वो कैंपेन पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर के जो पुरानी सरकार और सरकार के प्रदर्शनों के बीच में कहीं टिकी हुई है। उनको मालूम है कि अगर इस पर वोट पड़ता है, यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इस पूरे हिस्से में इस दीवार को गिरा देते हैं, ये लोगों को बताने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर जो सबसे बड़ा इशू था उसको देखिए। इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले जब चैन छिन जाती थी तो आप इस बात की खुशी मनाते थे कि चलिए जान तो बच गई, यानी उस स्थिति को आप देखेंगे। और ये बात मुझे लगता है कि अगर जातीय गणित ना हो तो इस पर गठबंधन को बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर खेलना पड़ता है। आप ये सब जगह देखेंगे, क्योंकि आप एक और कांड के बारे में कल याद होगा आपको, मथुरा में जिक्र हुआ था, जवाहर बाग का कांड था,
जिसमें एसपी भी एक तत्कालीन मारे गए थे, और जिसमें एक अपने आप को तथाकथित भगवान या पता नहीं कौन सी कल्ट का नेता, 2016 का शायद वो मामला था, जवाहर बाग कांड, जिसमें उसके जो यादव राम वृक्ष यादव था, जिसने 22 लोगों को जल गए थे, उसमें जल के मर गए थे, जो उसके परिवार के लोग थे, रोते, क्योंकि पुलिस पर भी फायरिंग हुई, वो तमाम चीजें हुई। और वो शहर के बीच का एक पार्क है जिसके सामने सरकार ये देख ही नहीं पा रही थी, अफसरों ने ये देखा ही नहीं। हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, कैसे वो गलती हुई, वो फिर जो हम लोगों ने बात की थी कि अक्सर जो कमीशंस होते हैं उनकी जांच हमेशा गर्द में रहती है और उनका कोई मायने नहीं रखता। कभी इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कमीशंस कहाँ रहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ गर्द रहती है, और वो जो है आम जनता का जो पैसा उस पर लगता है उसका क्या मतलब। खैर, आम जनता का पैसा बहुत सारी चीज़ों पर लगता है, और ये बात आम जनता का पैसा कहने के लिए ही रहता है, कोई सरकार इसके बहुत मायने मानती नहीं है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर हैं, हालांकि हर आदमी इस पर देता है क्योंकि खरीददार उसका तो देता ही है, लेकिन इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, खासतौर से उनसे भी कम है जिनके पास गाड़ियां हैं लंबी लंबी, और जितनी गाड़ियां इस देश में बिकती हैं उससे भी कम है। खैर, वो अलग इशू होता है। तो आज के अगर आप देखेंगे कि ये जो हमला लगातार कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी भी अगर आते तो उनका लाइन वही था कि किस तरह से ये पूरी सरकार, क्योंकि जो पहला फेज है उसको अगर आप गौर करते हैं तो ये इलाका पूरा सहारनपुर से शुरू करके जो एक माइनिंग का बहुत बड़ा, अवैध माइनिंग का बहुत बड़ा केंद्र था, अगर आप उसको लेकर कैराना की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पूरा नदी के किनारे किनारे आते हैं, तो आपको आज भी डंपर्स दिखाई देते हैं माइनिंग के बड़े बड़े। हालांकि अब काम रुक गया है बहुत सारा, जो पुराने थे वो अलग हो गए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि पूरी जो ब्लैक इकॉनमी थी, जो पूरी ताकत के साथ खड़ी होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। उस चीज पर वो बार बार हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसी उस सरकार के समय में थी, क्योंकि सरकारों को ये भी देखना होता है जो उनके लोग होते हैं। और जिस तरह से परिवारवाद का जो हमला है वो अखिलेश यादव के सामने बहुत ज्यादा टिकता है, क्योंकि वो, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई परिवार का आदमी तो है नहीं, जिसके लिए उनका मजाक भी बनाया जाता है। तमाम विपक्षी पार्टी इस बात को भी उनके मजाक के तौर पर इस्तेमाल करती है कि उसको तो पता नहीं है, वो तो पत्नी को छोड़ दिए हैं, तो उनको क्या मालूम है दुनियादारी क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी आदमी इतनी दुनियादारी की उम्मीद नहीं करेगा जितनी समाजवादी पार्टी के समय में भी हुई भी थी। मतलब एज ए पत्रकार मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर लिखते हैं, तो मैं इस बात की परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूंगा जब मुझे सरकार का जो कदम अलग लगेगा या जो चीज़ है उस पर मैं बोलूंगा, तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं होगी कि कोई आदमी क्या समझता है, क्योंकि मुझे लगता है जो बेहतर और जो सही दिखता है उसी पर बोलना सही रहता है, लोग आपके साथ रहें ना रहें। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा मेंबर जो भी बालिग हो और जिसको कुछ हासिल, जिसको दिया जा सकता है सरकारी ताकत, वो ना मिली हो, ऐसा उस समय नहीं था। तो ये पूरा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो योगी हैं वो लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे कि जैसे ही कोई वैकेंसीज निकलती थी तो चाचा भतीजा की जोड़ी निकल पड़ती थी लूटने के लिए, और इतनी जगह ये सब चीजें होती थी। तो वो उस चीज को रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस तमाम भर्ती घोटालों की बातचीत को आप देखिए और किस तरह से उस समय समाजवादी पार्टी का सरकार और इस सरकार के अंतर को महसूस कीजिए। यही कोशिश है कि वो उस जातीय गोलबंदी के खिलाफ किस चीज से गोलबंद कर सकते हैं, खासतौर से उनके अपने विधायकों के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी। इसीलिए मुझे लगता है कि विकास के कामों को जिस तरह छू के आगे बढ़ते हैं योगी और मोदी जी, हालांकि वो गिनवाते हैं उस तरह की चीजें जो सरकार ने कराई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विधायकों को लेकर जिस तरह का पब्लिक में जो गुस्सा उनके विधायकों के लिए, कुछ विधायकों के लिए है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। और उसको लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि उस पर कोई भी आदमी जो उनसे नाराज है वो भी ये कह रहा है कि हाँ इस पर काम किया है, और योगी उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपने आप को यहां पार्टी ने रखा भी है, और वो खुद भी कह रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा
कमज़ोर नहीं आपको दिखाई देते हैं। इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये अंतर हालांकि अब कम हो रहा है, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे 1976 से ही अगर आप आए के जो आंकड़े उठाएंगे तो उसमें देश के सबसे पर डे पर कैपिटा इनकम वाले शहरों में था, सबसे ज़्यादा वालों में। तो वो रहा है क्योंकि उसका देहात हमेशा से अमीर रहा है। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हुई वो कानून और व्यवस्था की। बड़े बड़े माफियाओं को हम लोगों ने देखा एक दौर में। तमाम बड़े ने जो माफिया थे, चाहे वो सुशील मूछ हो, चाहे वो अभी अंदर है, इसके अलावा आप देखेंगे नफीस अंसारी, अनीस, पूरी पहलवान गैंग के साथ जो उनकी इब्राहिम के साथ जो उनका पूरा एक आपस की दुश्मनी चली। उससे पहले शिव कुमार अरोड़ा, इससे पहले फिर आपने उन दो गुजर गैंग्स को, सतवीर और महेंद्र फौजी गैंग को, इसमें बीच में डीपी यादव। तो एक पूरी श्रृंखला है जो लगातार बहुत लंबे समय तक रही। लेकिन जब जब सामने आए कल्याण सिंह उस पहली सरकार में, तो उसमें उनको तोड़ा गया। उस समय कहा गया कि या तो गुंडे माफिया यहाँ जेल में रहेंगे या फिर उनको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा और या फिर वो राज्य के बाहर रहेंगे। ये कल्याण सिंह के उस शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसको फिर बाद में बर्खास्त किया गया। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया गया, जब बाबरी मस्जिद को ढांचा को गिराया गया। उस वक्त के समय पर ये उनके शासन की सबसे बड़ी थी, जिसको बाद में याद किया गया। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उस समय शुरुआती जो दौर था उसमें उन पर बहुत ताकत के साथ नकेल कसी गई। आपको याद होगा एक जो एमपी था जो उनकी पार्टी का ही, उसको बुलाया गया, वो कुछ सिवाय उसी को फिर अरेस्ट करा दिया गया वहीं। तो इस तरह की चीज़ों के साथ कानून व्यवस्था को बहुत ताकत के साथ बसपा के साथ याद किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर बीजेपी की सरकार के साथ उसको जोड़ा गया। लेकिन इसके उलट समाजवादी पार्टी आपको हर बार दिखाई देती है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुआ, चाहे आप उसको 2002 में देखिए, जब या तो शुरुआत की सरकार में जिसमें जब खुद वो गोलियां चलाने वाली कानून व्यवस्था की जो उन पर रक्षकों पर गोलियां चलाई गई, उसको भी सही से मेंटेन करने के लिए एक बहुत सारे आरोप लगे कि सीधे गोलियां चलाई गई, बल्कि उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई और उससे जो है सरयू का पानी लाल कर दिया गया। खैर वो पहला फेज हुआ। उसके बाद फिर आप आगे की तरफ बढ़िए, जब आप जब गठ इनके साथ मिलके जब ये नारा चला था कि मिल गए मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और सरकार बनी, उसके बाद भी आप देखेंगे कि जब गेस्ट हाउस कांड जैसा कांड हुआ, गेस्ट हाउस में ये बहुत बड़ा, मैं आज भी उसको मानता हूं कि किस तरह से कोई जो जनतंत्र है उसके हरण का प्रयास किस तरह से हो सकता है, और कैसे लोगों को ये बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि क्रिमिनल्स क्या कर सकते हैं। वहां सीधा अटैक किया गया। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो समर्थन वापसी की वो थी और वहां पहुंच गए थे। और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद जो सरकार जिस तरह बनाई गई वो भी इस पूरे देश ने देखी। और उसके बाद फिर विधानसभा के अंदर, उससे पहले जो याद होगा आपको, विधानसभा के अंदर भी जो मार हुई थी, जिसमें बहुत सारे पहली बार लगा गुंडों की तरह एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू लोगों की भीड़ दिखाई दी, मॉब की तरह दिखाई दी थी वो, जो हम लोगों ने झलक देखी थी विधानसभा के अंदर। तो वो भी उन्हीं के समय के जो हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग समय पर ये कार्रवाइयां उस समय होती रही। ये समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा कारण है कि उनको जो है इस पूरे चुनाव में भी योगी इसी मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं 2002 में जब वो फिर गठबंधन में तोड़ ओड़ के जो विधायकों की सरकारें बनी, जब बीजेपी के बाद जब राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बीजेपी एकदम हार के बाहर हो गई, 188 सीटों पर आई, सबसे बड़े दल के बावजूद उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद भी आप देखेंगे उसमें उस दौरान, जहाँ तक याद है, आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लगभग 4 विधायकों की हत्या हुई 2002 से 2007 के बीच में। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर फिर वो हुआ मैं जिन खबरों में मैं शामिल रहा, उसमें एक प्लॉट स्कैम, मुलायम सिंह यादव जी का जो गोमती नगर प्लॉट स्कैम था, लैंड स्कैम थे, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा फिर जो उस समय
बहुत सारे ऐसे केस हुए जिनमें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर जनता उखड़ गई, यानी जनता को ही। और फिर चूंकि मायावती सामने आई, उस समय कोई अल्टरनेट, बीजेपी उस समय कहीं नहीं थी। बीजेपी दरअसल अंदरूनी लड़ाइयों से इतनी कमजोर हो चुकी थी और उसके नेताओं के अंदर, मैं आज भी ये बार बार कहता हूं कि उसके नेताओं के अंदर इस तरह की कैपेसिटी कभी नहीं होती है कि वो अंदर जाके लोगों से वोट अपनी तरफ मोड़ लें। लोग उस तरफ होते हैं, लोग वो विकल्प ढूंढते हैं और फिर वो जब उनको किसी एक आदमी पर भरोसा हो जाता है तो उसको जाकर वोट देते हैं। ये बार बार हम लोग बीजेपी के लिए देखते हैं। तो आप हालांकि वो इसका नाम देते हैं कि हमने बहुत बूथ लेवल पे मेहनत की और ये तमाम चीज़ें की, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, बहुत बार वो कहते हैं। लेकिन मैं इस बात को कम मानता हूँ। मैं 1998-99 से चुनाव कवर कर रहा हूँ, तो उन तमाम चीज़ों पे मुझे याद है कि बहुत ही कम ऐसा लगता है। जैसे वैसे इस बार आप लोगों को मैं शेयर कर सकता हूँ कि इस बार शायद मैं पहली बार 1998 और उससे चूंकि अब आइसोलेशन में हूँ और घर पर हूँ, तो उस चुनाव को कवर करने नहीं जाऊंगा, फर्स्ट फेज का पहली वोटिंग को, चूंकि मेरा आइसोलेशन ही 12-13 तारीख को खत्म होगा। तो दूसरे फेज का मुझे लगता है कि मैं वोटिंग कवर कर पाऊंगा। तो उसके बाद फिर आप 2007 से उस पूरे मुद्दे को जब आप देखते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, पहले शुरुआती के कुछ दिनों के बाद आपने नसीमुद्दीन और तमाम इस तरह के मुद्दे, और फिर कुशवाहा, और ये तमाम जो एक सीरीज शुरू होती है उसमें कई सारे मर्डर होते हैं और जिनमें कई उंगलियां बिल्कुल नेतृत्व की तरफ, और ये जो ताकतवर नेता उसके क्षेत्रीय उभर रहे थे उनकी तरफ चली गई। और फिर वो सरकार के खिलाफ, फिर जब आम जनता वही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठती है तो उस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुलायम सिंह को चुन लेती है। हालांकि ये कहा गया कि अखिलेश उस समय साइकिल पे घूम रहे थे, नया चेहरा था, लेकिन नहीं, जनता ने वोट उस समय फिर वापस जाकर दिया, क्योंकि बीजेपी के पास ये बताने के लिए भी नहीं था कि वो किसको नेता, वो उनका नेता क्या करेगा, क्योंकि सत्ता से बहुत दिन दूर, आपस की लड़ाई, दिल्ली से अलग टूटी हुई सरकार। और 2012 में आप देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है और वो जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये शुरुआत में आप देखते हैं अखिलेश नई हवा के तौर पर दिखते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के लोगों का प्रेशर और बाकी सबका प्रेशर उनको पहले ही फेज से, पहले दिन से इस बात के लिए इनकार कर, मतलब इस बात को झुटला देता है कि वो अपने दम से एक मुख्यमंत्री जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और सिर्फ कोई एक ताकत नहीं है, जैसे कि सिर्फ मुलायम सिंह उसके पीछे हो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे अमर सिंह रहते हैं, उसके पीछे शिवपाल हैं, उसके पीछे रामगोपाल हैं, और फिर ताकतवर अफसर जिनको मुलायम सिंह मानते हैं, वो पंचम तल के घूमने वाली ताकत, आजम खान, ये तमाम एक एक करके शक्ति के केंद्र बनते हैं। और फिर वही कानून व्यवस्था पर आकर बात टिक जाती है। यानी मुजफ्फरनगर दंगे हों, इसके अलावा सहारनपुर में एक जगह हुआ, और उसके बाद तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपने इस तरह की घटनाएं सुनी। फिर उसके बाद डिक्टेशन करते हुए आजम दिखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थी, वो बुलंदशहर का जो बस, ऐसा बहुत सारे एक दो केस तो हम लोग ऐसे लेंगे, नाम तो वो तो हर सरकार में होते हैं, लेकिन जो कॉमन वो था उसमें बहुत ज़्यादा फिर भर्ती स्कैम और वो तमाम चीज़ें, बहुत कुछ आया, और उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर पर ही इलेक्शन हो गया और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मोहर लगा दी। तो ये पूरी कोशिश आपने देखा होगा 2017 के बाद, चूंकि आते ही उनको एंटी रोमियो स्क्वाड में शुरू में परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर उसके बाद इतने बहुमत के बाद आई सरकार को जब एंटी CAA प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार जिस ताकत के साथ उसको वो कराया, जिस पर उसको पूरा उसका मुकाबला किया, वो एक नज़ीर के तौर पर। उस दौरान हालांकि जिस तरह बदमाशों के एनकाउंटर हुए, उस पर कोर्ट को भी जागना पड़ा, और फिर अचानक बदमाश जो हैं ऊपर जाते जाते वो घुटनों के नीचे से जाने लगे, तो ये एक बड़ी चीज़ हुई। तो ये कानून व्यवस्था को लेकर जनता उस वक्त ज़रूर खुश हुई, और इसका फ़र्क भी पड़ता दिखा। हालांकि वो, मैं ऐसी खबरें नहीं मानता हूँ, वो अपने आप से करते हैं जो लगा के अपना लटका के कि हम समर्पण करने जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो, ये कर दो। लेकिन ये कमेंडेबल जॉब को बीजेपी अपने इस चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के फर्स्ट फेज में वो मुद्दा है, अगर आपको दिखाई देगा। और अखिलेश उसका मुकाबला इस तरह से या उनका गठबंधन नहीं कर सकता है,
कि वो कानून व्यवस्था पर सरकार को उंगली दिखाए या सरकार को वो लखीमपुर केस, टैनी, जिसका जिक्र आज भी जयंत चौधरी ने किया कि मैं उनसे पूछते, उनसे सफाई देनी पड़ती कि उनको क्या है। ये तमाम चीज़ों के अलावा आप हाथरस कांड गिन सकते हैं कि उनके अलावा आप कॉमन आदमी के अंदर से उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार के खिलाफ किसी गुस्से को आप चिन्ह नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा जो समाजवादी गठबंधन का जो पूरा का पूरा थ्रश है, उनकी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया का, वो एक ही तरफ है। वो उस पूरे मुद्दे को, लॉ एंड ऑर्डर को वापस हटाकर झूठ बोलने पर, यानी उसको, उस बहस को निरर्थक कर देना, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर, चूंकि इस बार ये अखिलेश यादव जो है उसको हासिल करने में कामयाब रहे जयंत चौधरी का साथ। और जयंत चौधरी इस बार मुझे लगता है कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने संभाला है, जिस तरह की चीज़ें हुई है उस, और जिस तरह से दोबारा जाट पॉलिटिक्स के रिवाइव की बात की गई, जाट पावर की बात की गई, तो उसको वो देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके साथ खड़े हैं और उसका फायदा अखिलेश यादव को एक मिलता जा रहा है कि वो किसान वाले मुद्दे पर डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव हो रहे हैं। और ऑफेंसिव इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि जो मीडिया और वो तमाम चीज़ों ने किसानों के तौर पर उन्हीं को माना है। आज भी अगर आप तमाम चैनलों पर जाकर देखेंगे तो वही वर्डों का इस्तेमाल किया गया है जिनको मैं बता रहा हूँ कि कोई मायने होते नहीं हैं। खैर, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री फिर संसद में जब बोले तो आज उन्होंने मैंने उसको ट्वीट भी किया है कि देश का जो विष्णु पुराण का वो श्लोक जो है, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है और बताया है, क्योंकि मैं आज भी ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस समय राहुल गांधी जी किसके साथ बैठकर चूँकि चर्चा करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उनका भाषण कौन लिख रहा है, क्योंकि आजकल वो बोलने भी लगे, लेकिन उसमें कई गलतियां हम लोग लगातार देख रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र के आधार पर चोट कर देना, ये मतलब अंतर, मैं चोट भी नहीं कहूँगा, तो ये किस किस्म की समझ थी कि वो, जिसमें जबकि पूरी सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहुत आगे रहती है। बीजेपी सरकार के साथ जब आप डिफेंस पर या उस पर बात करते हैं तो लोग, जनता उनको वोट देती है इसी मुद्दे पर, तो लिहाजा उनको आप इस तरह के शब्दों के जो जाल से, जिसमें आप खुद उलझ जाते हैं, उससे नहीं उखाड़ सकते हैं। आज वो क्योंकि ये बात बहुत बार आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं कि साहब अंग्रेजों ने एक किया, या फिर उस तरह के लोग जो मार्कंडे काटजू टाइप लोग हैं, जो इनको कैसे, मुझे हैरानी है कि ये लोग किस तरह से अपनी पितृ परंपरा या उस वंश के नाम से आगे बढ़े जिसने अंग्रेजों तक की वो की है, अंग्रेजों के राज तक से जिनको मिलते रहे होंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें बात नहीं कहूँगा तो, लेकिन आप उनके जो अकबर जैसे बयानों को आप इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आपने न तो अपने इतिहास को पढ़ने की कोशिश की, ना उसको समझने की कोशिश की, और इसीलिए जो उन्होंने कह दिया वो आपने सुन लिया। और मैं उस समय भी एक बार जब मंदिर आंदोलन पर भी बहस हो रही थी तो इसी तरह के मेरे एक मतलब सीनियर्स ने बहुत ही उसके साथ कहा कि अरे आपने पढ़ा नहीं है कि ये कब से है और पूरा किस तरह से इस्लामिक वो है और तमाम चीज़ें। उन्होंने वही जो लेफ्ट का वो पढ़ के आते हैं वो सब समझाने की कोशिश की। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मुझे मालूम है आप जिन विदेशी यात्रियों के टिफिन थैलर से लेकर सबके नाम ले रहे हैं, मैंने उनको पढ़ा है, लेकिन आपने स्कंद पुराण नहीं पढ़ी होगी। और देश की जिस कहानी को आप बात कर रहे हैं, विष्णु पुराण का, ये मैंने ट्वीट किया है इसी से निकाल कर, मैंने हाईलाइट नहीं किया था वो, तो मैं आपको दिखा देता। इसी में वो, इसी के श्लोक का आज उन्होंने जिक्र करते हुए कम से कम उस चीज का तो बताया है कि आप इस तरह से तो ना कीजिए कि आप राष्ट्र, और अभी तक राष्ट्र का और उसका मुद्दा, हालांकि मैं जानता हूं कि वो जो रखना चाह रहे थे, चूंकि वो उलझ गए अपने शब्दों में राहुल गांधी, चूंकि जिस तरह से नए नियम जो उन्होंने अभी डीओपीटी ने बदले, आईएएस के जो सेंट्रल सर्विसेज के जो डेपुटेशन के रूल हैं उनके लिए, तो उस पर सरकारें, या आप देखेंगे सीबीआई की जांच पर या एनआईए की जांच पर आजकल जिस तरह से राज्य सरकारें अंकुश लगाने की कोशिश कर रही हैं उसको अपने अपने अधिकार क्षेत्रों, चूंकि इसमें संविधान में इस तरह की बहुत क्लैरिटी नहीं है बहुत जगह पर, चूंकि इतना बड़ा संविधान बनाने के चलते वो बहुत क्लैरिटी उसमें नहीं कई बार है, तो उसका इस्तेमाल
पॉलिटिकल पार्टियां अब अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं, जबकि वो जब छोड़ा गया था तो ये माना गया था कि राष्ट्र हित पर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई हित अभी नहीं दिखता है। तो उसी पर वो कहना चाह रहे थे कि आप फेडरलिज्म, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका बचाव कर रहा हूं, क्योंकि ये बात अभी भी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्र का जिक्र नहीं है या ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, आप अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्र आपके, इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी, जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने कहा मैं बार बार नाम लूंगा। आज मुझे लगता है कि आज मोदी के दोनों भाषणों को देखने पर लगता है कि आज वो अपने रंग में दिखाई दे रहे थे, जो अक्सर, चूंकि उनका भाषण बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और वो क्योंकि उनकी शैली को, और हालांकि वो पूरी मेहनत करके आते हैं, आप देखेंगे वो उन्होंने सुब्रमण्यम का भारती जी का वो कोट किया तमिल का, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नेहरू के भाषण जो उन्होंने लाल किले पर दिया था, जिसमें उन्होंने कोरिया का जिक्र किया, महंगाई पर आंकड़ों के साथ आए। मेहनत तो वो दिखती है कि उनके पास एक टीम है जो उनके साथ लगकर मेहनत करती है, और शायद अभी तक वो देश की नब्ज पहचानने को उनके पास अभी तक वो पकड़ दिखाई देती है, जिसमें, और सीधा कहना, कांग्रेस 100 साल तक आने की कोशिश नहीं कर रही, तो मैं इसमें उनका साथ दूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चोट बार बार वो करके बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो कांग्रेस कहीं वैसे भी दिखाई नहीं दे रही है, तो पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, मणिपुर की लड़ाई में मुझे लगता नहीं कि इतनी दिलचस्पी होगी, गोवा में कांग्रेस अभी भी अपने आप के अस्तित्व के लिए जूझ रही है। तो आज का जो हमला था, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो जो राहुल गांधी जो बने भाषण में जो उन्होंने कुछ लाइन छोड़ी थी, उन सब लाइनों को पूरा करते हैं, इसलिए वो आज बहुत सारा ह्यूमर का भी इस्तेमाल कर रहे थे कि वो कुछ कह के भाग जाते हैं, फिर कुछ लोग कह के निकल जाते हैं, फिर और उसके बाद इन बेचारों की मुसीबत हो जाती है। तो पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इस बात पे जो अटैक कर रहे थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये चीज़ मुझे बेहतर लगी कि किसी ने इस बात को समझा कि ये देश कब से एक है, क्योंकि हम लोग विष्णु पुराण से लेके तमाम इनको, अगर हम इनकी भी बातें मान लें, वो आपको उसमें भी दिखाई देगा। महाभारत में बहुत सारे इस तरह के श्लोक हैं, सिर्फ इसमें नहीं, क्योंकि मैं संस्कृत को बोल नहीं सकता हूँ, उनको पढ़ तो लेता हूँ मैं, जिसमें, लेकिन जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि किस तरह से तमाम राजाओं के नाम लेते हुए युधिष्ठिर और उनको बताते हुए उन्होंने कहा था कि इन तमाम राजाओं ने भारत देश में जन्म लिया, मनु मानधाता रो, और उनको ये देश दुनिया के बाकी देशों से बहुत प्यारा है, सब जगह दुनिया के बाकी हिस्सों से सबसे ज़्यादा प्यारा ये है। रामायण में आपको लंका में रुकने के विचार पर भगवान राम पहले ही कह चुके, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि इस पर भी अभी तक अगर आप उसी माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो आप उस नए वोटर्स को भी नहीं साध पा रहे हैं जो अब पढ़ के आ रहा है, और आप पुराने लोगों को भी खोते हुए दिख रहे हैं। तो आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी का वही भाषण हमको, आज मैं इसीलिए आज बाकी सब पर बात करने की बजाय एक मुझे लगता है कि आपको ये देखना होगा कि आखिर इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि ये आधा घंटे का हो गया है वीडियो, अगर हम लोग इस पर कल बात करें, एक छोटी सी बातचीत करें कल, कि कल चूंकि पहला फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म होगा, तो मैं उस पर ये बात करूंगा कि इस बार के बाद मैं ये बता सकता हूं कि अगर ये पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ रही हैं, जो अभी तो नहीं दिख रहा है गठबंधन को उस तरह से आते हुए, तो फिर आप इनके बहुत सारी चीज़ों को बदले हुए देखेंगे। 2024 के चुनाव तक एक पूरी राजनीति में आपको उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आज आपके साथ इससे अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसी पर बात कर दी। और दुष्यंत कुमार जी को आप मुझे पता नहीं आप कितना पढ़ते हैं या कितना आपने पढ़ा है, ये मुझे लगता है कि उनकी गज़लों के बहुत ही शानदार शेर एक से एक उन्होंने कहा है। मतलब उनकी मैं क्या कह सकता हूँ, दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होगा हम लोगों ने, जब भी आंदोलनों में किया जाता है, एक अकेले आदमी की ताकत क्या हो सकती है, तो उस पर वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस तरह के बहुत सारे मुझे लगता है कि चूँकि आजकल नेता अब इनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ,
शैलेंद्र सिंह याद होंगे आपको, डीएसपी जिनको इस सरकार ने मुक्त किया है, दोष मुक्त हुए, जो जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है, जो मुख्तार अंसारी ने 1 करोड़ की एलएमजी खरीदी थी मारने के लिए सुशील सिंह को, माफिया डॉन को। तो उस केस में जो उन्होंने अरेस्ट किया था उसके एक आदमी को, सम यादव, जो संतोष सम यादव था, मुझे याद नहीं, चूंकि वो केस मैंने कवर किया था और मैंने ही उसको ब्रेक भी किया था आज तक में। तो उसके अरेस्ट के बाद उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उसके खिलाफ केस कर लिया गया। वो हो नहीं सकता लीगली, वो कभी संभव नहीं है। जो मैं कह रहा था आपको कि वो उस समय की सरकार में था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। तो उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो चुनाव लड़ने जा रहे थे और मैं उस समय लखनऊ मिलने गया। मुझे अच्छा लगा, वो ऑफिसर्स ईमानदार ऑफिसर्स था। तो मैंने उसको कहा भी था कि आप इस्तीफा मत दो, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती है, ये आपको फिर बाद में आप ठीक हो जाएं। लेकिन उसने नहीं कहा कि नहीं, जनता मुझे चाहती है। तो मैंने उस समय उनको एक किताब दी थी और वो दुष्यंत के शेरों की किताब थी। मैंने कहा था कि इसको ले जाइए, आप जब जनता में सुनाएंगे तो जनता ताली बजाएगी, जनता वोट नहीं देगी। क्योंकि जनता शेषन को वोट नहीं देती है, जनता खैरनार को वोट नहीं देती है, जनता शैलेंद्र को भी नहीं देती है, क्योंकि जनता उस वक्त तक और जातिवाद की राजनीति, जितना अभी आपको दिख रहा है कि वो लोग बोलने लगते हैं किसान किसान कौन, किसान एक जाति सिर्फ, किसान कौन, वो ये सब आप दूसरे से पूछेंगे तो दूसरा दूसरी चीज़ कहेगा, तीसरा तीसरी चीज़ कहेगा। इस तरह से बहुत बार होगा। मुझे लगता है वो अक्सर कहते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों में आदम गोंडवी को भी पसंद करता हूँ। भुना मुर्गा प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, इस तरह की उनके साथ अदम गोंडवी साहब है। किसी दिन इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है मैं जब बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से होते हैं कि मैं इधर से उधर जाता हूँ। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बातचीत करते हुए मैं एक फ्रेम लेकर आपके साथ नहीं बैठता हूँ और बिल्कुल ऐसे बातें करता हूँ जैसे दो लोग बातें करते हों। और मैं कोई आपको कोई ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हम लोग एक इंटरेक्शन करते हैं, जो मेरी समझ कहती है, और फिर जब आपके सवाल वो लिख कर आते हैं फिर मैं उन पर जवाब भी देता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग उस पर व्यक्तिगत बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा पीड़ा होती है, क्योंकि मैं किसी भी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ दिख रही है उसको बोलता हूँ साफ साफ। कल किसी के लिए भी दिखेगी तो मैं उस पर भी बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।